परिचय नहीं हुआ था हमारे साथ। केवल मनु जी मेरे इस जो मैं बता रहा हूँ सावधानियां, उनको बताने के बाद अपना परिचय दे दीजिएगा, और साथ ही आपसे ही चर्चा बिल्कुल। का शुभारंभ करेंगे कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। चर्चा के वही बुनियादी नियम है, आप हर जगह चर्चा में कई जगह शामिल रहे होंगे, आपको दूसरे की बातों में हस्तक्षेप नहीं करना है, उनकी बात सुननी है, कोई सांप्रदायिक बयान नहीं देना है, और इसके अलावा ख्याल रखना है कि किसी भी तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना हो, क्योंकि हम एक ऐसे मंच पर हैं जहां पर हम राजनीति में युवाओं की वैल्यू एडिंग का काम कर रहे हैं। जो परंपरागत राजनीति है युवाओं की, या जैसे ब्रांड किया गया है नेताओं को, अगर वही काम हम लोग भी करेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। मनु जी आप अपना परिचय दें, और इसके बाद हम आपसे ही इस चर्चा का शुभारंभ करते हैं। धन्यवाद जी। तो एक्चुअली मेरा नाम है मनु आसीवाल और मैं बहादुरगढ़ हरियाणा के एक छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ। जी। करंटली मैं एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ। जैसे भानु हम्म, जी ने बताया वो भी एक पीसीएस ऑफिसर है, वैसे ही मैं भी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ और हम्म, प्रेजेंटली हरियाणा के एक कर्मचारी संगठन जो एक हम्म, काफी बड़ा कैडर रखता है, हम्म, उसका एक हम्म। कर्मचारी संगठन में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हरियाणा, उसमें भी कर्मचारियों की हितों की आवाज रखता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, और हर तरह के बैकग्राउंड से लोग हमसे जुड़े हैं, तो जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हर तरीके का हमको सुनने को मिलेगा। तो ठीक है, आप ही शुरुआत कीजिए मनु जी। क्या आप जी, रहे हैं कि भारत युवाओं का देश होते हुए भी जो बुजुर्ग नेता हैं वही लीड कर रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। जी, इसके कुछ मेन कारण तो मैं अगर सबसे ऊपर रखना चाहूँ तो उसमें ये होगा कि लेस इंटरेस्ट ऑफ यूथ, क्योंकि जो हमारा यूथ है, वो बिल्कुल भी राजनीति की तरफ आने को इच्छुक ही नहीं है। क्योंकि हमारा जो राजनीतिक परिवेश है अपने इंडिया का, वो ऐसा हो चुका है कि जो हमारे एज्ड पर्सन है, वो एक बार आ जाते हैं, तो वो फिर जाने का मन ही नहीं करते। अगर वो फिर भी अगर अपनी एज की तरफ से चले भी जाते हैं तो फिर उनका खुद का ही बेटा हो या उनका कोई फैमिली मेंबर हो वही आ जाता है। कुछ फिर इसका रीज़न सबसे बड़ा ये भी हो सकता है कि जब एक बार एक पॉलिटिकल हम्म, पर्सन एक बार अगर पॉलिटिकल प्रवेश में आ गया, तो उसके हम्म, पास वेल्थ जो पैसा होगा, हम्म, धन होगा, वो हम्म, भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और दूसरा उसका सर्कल भी बढ़ता जाएगा क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जब इसमें आप आ गए, आने के हम्म, बाद में फिर तो बस फिर जाने का मन है नहीं बिल्कुल भी और हम्म। बाकी तो क्या है, कुछ मेन मेन पॉइंट्स तो यही है मेरे हिसाब से। अच्छा, बाकी आप ये आप कह रहे हैं कि और डिस्कशन के। जो लोग राजनीति में आ रहे हैं वो ऑलरेडी जी, ऑलरेडी उनके पास पैसा हो जाता है, और फिर वो चक्र बन जाता है कि वो अपनी पीढ़ियों को ही प्रमोट करने लगते हैं। बिल्कुल, इसके बिल्कुल, अलावा दूसरा बिल्कुल। पॉइंट उसमें आपने ये भी रखा है हुँ, हुँ, कि युवक खुद नहीं आना चाहते राजनीति में। जी, बिल्कुल। जी जी जी। सुधीर जी हमसे अभी भी जुड़े हैं, परिचय के साथ ही आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। जैसे कि मनु जी ने बताया, 2 हैं, आपका इन पे क्या सोचना है, और इस पैनल डिस्कशन को लाभान्वित कीजिए अपने विचारों से। अच्छा, सुधीर जी शायद किसी वजह से चर्चा में नहीं है। जो भी साथी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहें, सबका परिचय हो चुका है, आप लोग सामने आके अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखें और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। एक एक करके बोलें। जी, मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हाँ। जो अपना टॉपिक का पॉइंट है, भारतीय राजनीति में राजनेताओं का अधिक उम्र होने का कारण। हम्म, इसको सबसे पहले मैं अगर सकारात्मक रूप से देखूँ, तो ये अपना देश का संविधान है, जो हम्म, जैसे ये अपने पैनल में 2 सरकारी कर्मचारी भी हैं, तो उनको जब जॉब मिला होगा, तो उनको मिनिमम मिनिमम एज निर्धारित किया गया है और जी। एक रिटायरमेंट का भी मैक्सिमम एज निर्धारित किया गया है। लेकिन अपने संविधान, अपना राजनीति के लिए कोई मैक्सिमम एज अलाउ नहीं किया है, मतलब बाध्य नहीं किया है कि आप अगर 40 का हो जाएँ, 50 का हो जाएँ, तो आप रिटायर कर जाएँगे राजनीति से। और दूसरी चीज़ है कम्फर्ट ज़ोन, जैसे कि भानु जी या मानु जी क्या थे, उन्होंने बताया कि जो इसमें आता है वो उसके बाद से वो जाना नहीं चाहता। ये बात हम्म, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, कि इसमें इतना करप्शन हो गया है कि हम्म, परिवारवाद
उसके वर्चस्व और उसका वेल्थ, ये 3-4 ऐसे पॉइंट है जिसकी वजह से वो वापस रिटर्न नहीं जाना चाहता है। और बाकी युवा भी इसमें आना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से युवा भी आना चाहते हैं, लेकिन वही बात है कि परिवारवाद है, वर्चस्व है, कंफर्ट जोन है कि जो आ गया वो जाना नहीं चाहता है। और अपना संविधान जिन लोगों को अलाउ करती है कि आप 50, 60, 70 कितना भी हो जाए, आप लड़ें, इसमें आप लड़ सकते हैं, राजनीति में रह सकते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। धन्यवाद। आजाद जी, आपके पॉइंट जी को अगर मैं कंक्लूड करूं तो आप कह रहे हैं कि जो पुराना एक पॉइंट था परिवारवाद का, इसके अलावा हाँ जी, आपने बताया कि जो वर्चस्व वाली बात है कि पहले से ही हाँ जी, जिनका वर्चस्व है वही लोग हैं, और एक बहुत शानदार शानदार या अलग बात आपने जोड़ी है, वो ये है कि आप कह रहे हैं कि एक निश्चित एज मैक्सिमम। नहीं है कि इस एज के बाद नेता या तो खुद ही रिटायरमेंट ले लें, एक ऐसी नैतिकता हो आपस में हो कि इस एज के बाद रिटायरमेंट ले लेंगे, या फिर कोई संविधान ऐसी सीमा तय कर दे, ये आपके पॉइंट थे। ठीक है। नैतिकता की तो बात ही नहीं है, नैतिकता से तो हमको नहीं लगता है कि कभी ये हो पाएगा। अच्छा इसलिए कि अच्छा। हम देखते हैं जितना ही हाँ, एजुकेशन बढ़ रहा है उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और उतना ही दहेज दहेज का जो कुप्रथा है वो भी बढ़ रहा है। अपने बिहार और यूपी में भी हम देखने को मिलता है ये। पर तो नेता लोग जैसे इसमें नैतिक आधार पे इस्तीफा दे देते हैं वैसे हाँ, वैसे नहीं हो सकता है इसमें। जैसे पुराने पेंशन लागू करने के लिए बहुत स्टेट में मांग किया जा रहा है, वैसे ही इन लोगों का जी, पुराना पेंशन हटाया जाए और मैक्सिमम एक एज तय किया जाए ताकि नए युवाओं को भी मौका मिले। बहुत हार्ड रूल बना रहे हैं आप नेताओं के लिए चलिए, अगले अगले वक्ता की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छे पॉइंट रहे, दिलचस्प पॉइंट है आपके। जी, अगला राजीव जी हाथ उठा रहे हैं, मॉडरेटर राजीव जी अपना पॉइंट रखें। जी। सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए, मेरी आवाज़ सबको प्रॉपर पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है, सुदर्शन चेहरा भी पहुंच रहा है आपका। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। जी तो मैं शुरू करता हूँ थोड़ा सा डेटा बैकग्राउंड। वैसे आपने काफ़ी कुछ दे दिया है, मैं थोड़ा सा डेटा अपने साथ भी लाया हूँ। 2019 की जो लोकसभा है, जी। उसमें 40 साल से कम के जो एमपी हैं, उनकी संख्या है 64 आउट ऑफ 542। और हम्म इसमें भी 4 से 5%, 4 से 5% इस 12% का 12% में से वो हम्म हैं जो नए हैं। बाकी सब परिवारवाद और इसकी वजह से आए हैं। जैसे कि मन्नू जी कह रहे थे कि अपने बेटे को लोग चुनाव लड़ाना ज्यादा पसंद करते हैं। हम्म एक दूसरा डेटा ये है कि 2019 की लोकसभा में अगर आप देखेंगे, सबसे ज्यादा सांसद जो थे 42% 56 से 70 साल के उम्र में है, पक्का। और 41% वो है जो 41 से 55 साल तक है। कहने का हम्म मतलब यह है सबसे ज्यादा मेजोरिटी है वो इनकी है, जो 56 से 70 तक है। हम्म अब कारणों पे वैसे तो काफी बता दिया, और एजाज अहमद जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि रिटायरमेंट की एज नहीं है। तो इसमें मैं एक जोड़ना चाहूंगा, ड्राइविंग लाइसेंस अगर चाहिए तो मेडिकल टेस्ट कराना होता है एक एज के बाद, हम्म अगर रिन्यू कराने जाते हैं। लेकिन अगर देश चलाना है, गाड़ी नहीं चलानी, तो कोई मेडिकल टेस्ट भी नहीं है। तो रिटायरमेंट एज के बजाय मुझे लगता है एक मेडिकल टेस्ट बड़ा जरूरी है। हाँ, मैं राजू जी, मैं मनु जी की बात में वही ऐड कर रहा हूँ कि मेरी असहमति वहां से ही व्यक्तिगत रूप से कि हाँ, संविधान शायद ऐसा नहीं तय कर सकता है, नेताओं की अपनी बिल्कुल। नैतिक चेतना जो है उसके आधार पे। हाँ राजू जी नहीं, बोलिए। लेकिन एक मेडिकल मेडिकल टेस्ट जरूर होना चाहिए। अब अच्छा, मैं नाम मेडिकल नहीं टेस्ट लूंगा। क्यों? मेडिकल टेस्ट इसलिए नाम लेना मुझे लगता है यहाँ सही नहीं है। कई लोग अलग अलग लोगों के, अलग अलग नेताओं के समर्थक भी बैठे होंगे, तो जी, उनकी उम्र ये हो गई है कि हॉस्पिटल में रहते हैं साल में 12 में से 13 महीने, ओके ओके। और अपने और देखे तो कई लोग अपनी उसी उम्र में काफी फिट भी हैं। तो एज को न रख के एक मेडिकल टेस्ट वहाँ होना चाहिए। तो एक मेरा पॉइंट ये है। तब तो आप सारे दूसरा राज्यपालों को भारी कर देंगे नहीं, अगर वो भी हॉस्पिटल में है तो उन्हें भी कर देना चाहिए। राज्यपालों की ठीक एज है। तो देख ही रहे हैं आप। ठीक है। तो खैर, जोक्स अपार्ट, तो मैं जो पॉइंट लेके आया हूँ, जो मुझे लगता है कि ये मेन रीजन है कि भारत में हम्म ज्यादा एज क्यों हो जाती है, तो उसका एक रीजन जो मुझे समझ में आता है वो है कम सक्सेस रेट। कई लोगों को थोड़ा ऑड लगेगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा तो शायद समझ में आए। राजनीति हम्म में आप देखेंगे सक्सेस रेट बहुत कम है।
अब जैसे मैं एक डेटा लेके आया हूँ 2019 का, टोटल 8039 कैंडिडेट्स मैदान में थे, 8039, उनमें से 542 लोग जाके बाद में एमपी बने, लोकसभा में बैठे। आप देखेंगे सिर्फ 6% का सक्सेस रेट है। अब कई लोगों को लगेगा कि 6% तो काफी ज्यादा है। कई एग्जाम्स में तो, जैसे हमारे साथ बैठे हुए भानु जी पीसीएस ऑफिसर हैं, तो सिविल सर्विसेज में और भी कम है। अब जैसे 2019 का ये आईएएस एग्जाम अगर आप देखेंगे तो 8 लाख में से 829 लोग सेलेक्ट हुए, वहां सक्सेस रेट 0.1% है। पर इसके पीछे आप देखिए इन्वेस्टमेंट, आदर्शवाद, आइडियली हम कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई ये है कि चुनाव लड़ने के लिए 5 से लेकर 15 करोड़ 20 करोड़ तक का खर्चा हो जाता है। और इतने इन्वेस्टमेंट के बाद जब सक्सेस नहीं मिलती तो जाहिर सी बात है, एक बड़ा फैक्टर हो जाता है कि कोई भी पॉलिटिक्स में तभी आना चाहेगा जब वो लाइफ में इतना सेटल हो कि बिना काम किए ऑटो पायलट मोड में उसके पास कोई बिजनेस हो, कि अगर वो कुछ नहीं भी कर रहा है तो उसके बच्चे इतने सक्षम है या बिजनेस इतना बढ़िया हो गया है कि अब वो बिना जाए भी वहां से कमाई उसकी हो रही है, तभी वो पॉलिटिक्स में आएगा। और इतना अच्छा अगर उसे बिजनेस करना भी है तो जाहिर है उसे उम्र चाहिए, उसे समय चाहिए। तो 40 साल 38 साल 42 साल तक तो वैसे ही पहुंच जाता है, और यहाँ पे जाके वो शुरू करता है सोचना कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। दूसरा पॉइंट जो मुझे लगता है वो है मार्गदर्शन की कमी, गाइडेंस की कमी। यूथ इन पॉलिटिक्स ने जरूर शुरू किया है, और मैंने कहा भी था कि बड़ा अच्छा ये मंच है जो मुझे लगता है यूनिक ऑफ इट्स काइंड, एटलीस्ट इन इंडिया। तो चुनावी राजनीति अगर, थैंक यू, तो अब देखेंगे पॉलिटिक्स, बीए इन पॉलिटिक्स, एमए इन पॉलिटिक्स, ये हर कॉलेज में है, हर स्टेट में, हर सिटी में है। बट ऐसा कोई भी कॉलेज इंडिया में अभी तो नहीं है जो भी पॉलिटिक्स सिखाता है। एक जरूर पुणे में शुरू हुआ है अभी, राम माधव जी का, मुझे नाम याद नहीं है, शायद आपको पता होगा। तो वो भी अपने लोग को ही पढ़ा रहे हैं सर, में चलता चला जा रहा है, जो पुराना था थ्योरेटिकल होता जा रहा है। अपने लोगों को ही पढ़ा रहे हैं, बीजेपी की ट्रेनिंग चलती है वहाँ पे। अगर कोई बीजेपी वाला हो तो पुराना माने, इसमें कोई नहीं, ये सबके लिए मंच है। हाँ, मैं भी कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैंने जितना सुना उसके बारे में वही बता रहा हूँ। नहीं, ये जरूरी हो जाता है आज के टाइम पे। तो खैर, तो ऐसी किताबें भी बहुत कम है, ऐसे वीडियोस और कोर्सेज भी बहुत कम है, या कोर्सेज तो है ही नहीं, बल्कि किताबें जरूर आपको मिल जाएंगी दो चार। और यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, वो भी खुद ही सीखना पड़ता है। अब एक डेटा सोच के देखिए, मान लीजिए 40 साल पे कोई सेटल होता है, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए 40 साल मेरी उम्र हुई आज से 15 साल बाद, और मैंने सोचा कि पॉलिटिक्स में जाना है। 2 साल 3 साल में अपने जो भी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, अगर मैं एमपी का लड़ने जा रहा हूँ या इलेक्शन का लड़ने जा रहा हूँ, उसकी तैयारी भी करूंगा, लोगों से कनेक्शन बनाऊंगा, लोगों की समस्याएं सुनूंगा, भाई हाँ ये है, इसे लोग जानते हैं, चेहरा, अपनी पहचान बनाऊंगा। मेरी उम्र हो जाती है 43 साल। अब क्योंकि कोई गाइड तो है नहीं, तो सब कुछ मुझे खुद ही सीखना है, और जब सब कुछ खुद ही सीखना है तो एक इलेक्शन लड़ना पड़ेगा हारने के लिए। 5 साल उसमें चले गए, मेरी उम्र हो गई 48 साल। तो जब मैं पॉलिटिक्स में आया पहली बार, तो अभी बात हो रही थी कि फर्स्ट टाइमर एमपी 267 फर्स्ट टाइमर एमपी 2019 में जीत करके गए, और उसके बाद हालत यह है कि उनकी उम्र 56 से 70 है। तो 48 साल में अर्लीस्ट मैं जा पाऊंगा लोकसभा में या विधानसभा में। तो एक कारण ये भी हुआ। तीसरा कारण मन्नू जी ने बताया था, परिवारवाद, ये भी बड़ा कारण है। एक गैर राजनीतिक व्यक्ति अगर ये सोचे, जैसे कई लोगों को लग रहा होगा कि भाई सांसद और विधायक ही क्यों बनना है, कम एज पर प्रधान भी बन सकते हैं, है ना। मैं उस पर आता हूँ। मान लीजिए 25 साल पे कोई प्रधान बनता है, उसके बाद अगला स्टेप वो ब्लॉक में जाएगा, 5 साल बाद, और 5 साल बाद जिला पंचायत में जाएगा। 40 साल उसकी उम्र हो गई, फिर वो मुख्य धारा की जो राजनीति है, लोकसभा या विधानसभा, वहां जाना पसंद करेगा। पसंद क्या, उसकी मजबूरी हो गई कि 40 साल में ही वहां जा पाएगा, फिर से उसकी उम्र बढ़ गई जी। एक कारण है बड़े जो नेता होते हैं जिनकी उम्र हो गई 60-65 साल, जाहिर है वो ताकतवर हो जाते हैं, पैसे में ताकतवर, लोगों में ताकतवर, अनुभव में ताकत, और उनको हरा पाना किसी भी फर्स्ट टाइमर के लिए जो 40-42 साल पे शुरू करता है पॉलिटिक्स, लगभग असंभव है, अगर वो किसी पॉलिटिकल घराने से नहीं आता है। तो मैं अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या कोई दुष्यंत चौटाला, ये जो परिवार से आए हैं उनके लिए इजी होता है, क्योंकि बचपन से ही वो उसी एनवायरनमेंट में है। मैं इसे गलत नहीं कहता जी, थोड़ा जल्दी कंक्लूड कर लीजिए। हाँ,
जी जी जी, एक पॉइंट और उसके बाद में अपना जी एक और जो कारण है पॉलिटिक्स का, एक और जो क्षेत्र बच जाता है, या तो गांव की छोटी राजनीति, पार्षद या ब्लॉक या प्रधान, या दूसरा एमपी एमएलए, मैंने दोनों की चर्चा की। एक और जो क्षेत्र बच जाता है जहां से कोई शुरुआत कर सकता है, वो हो सकता है राज्यसभा या विधान परिषद। लेकिन उसके बावजूद भी क्यों पीछे हैं? आप सोच के देखिए, राज्यसभा और विधान परिषद में उन्हीं लोगों को भेजा जाता है जो अपनी जिंदगी में 2-3 चुनाव हारने के बाद कुछ नहीं कर पाते, लेकिन पार्टी के लिए मेहनत करते हैं। और 3 चुनाव अगर कोई हारा है, 40 साल पे उसने शुरू किया होगा, तो उसकी उम्र हो गई होगी 55 साल। तो फिर से वो पहुंच गया 56 से 70 वाली कैटेगरी में। तो मुझे लगता है ये जो 5 कारण मैंने बताए हैं, ये मुख्य है, और मैं चाहूंगा जो मेरे बाद जो वक्ता हैं वो इन पर भी थोड़ी टिप्पणियां अगर करें तो मुझे बड़ा बढ़िया लगेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, राज्यपालों की छुट्टी कराने वाले हैं आप। और जो पॉइंट आपने रखे वो बहुत ही शानदार थे। इसमें मुझे जब इस चर्चा की शुरुआत में करने जा रहा था तो उसके पहले मैं ये सोच ही रहा था कि 2 बातें जो आपने रखी हैं खास, बाकी 3 पॉइंट तो रखे ही गए थे। एक तो ये था कि जो मार्गदर्शन की कमी है वो एक बहुत बड़ी बात है, इसीलिए वाईपी शुरू किया गया है। और इसके एक और जो पॉइंट आपने रखा था कि सक्सेस रेट वाली बात है कि युवाओं की पहली चिंता अभी होती है कि कहीं नौकरी लग जाए। जिनकी नौकरियां ऑलरेडी लगी हुई हैं अच्छे से, वो सफल हो जाते हैं क्योंकि उनके पापा ऑलरेडी राजनीति में हैं। तो चलते हैं अगले वक्ता की तरफ इन 2 पॉइंट के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भानु प्रकाश जी हाथ उठा रहे हैं, जी आइए अपना पॉइंट रखिए। जी, हमारा सर टॉपिक है कि हमारे राजनेताओं की उम्र अपेक्षाकृत अधिक क्यों है। मेरी आवाज सभी सुन पा रहे हैं? बहुत शानदार हाँ, आज आ रही है। जी जी। मैं सबसे पहले एक चीज से शुरू करूंगा कि ये एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में एक एट इमोर्टल्स का एक कंसेप्ट हुआ करता था, आपको पता होगा आशुतोष जी। उनके लिए एक बात कही जाती थी कि 80 ईयर ओल्ड्स कॉलिंग मीटिंग्स ऑफ 70 ईयर ओल्ड्स टू डिसाइड विच 60 ईयर ओल्ड शुड रिटायर। तो ये जो फिनोमेना है कि किसी भी देश, समाज और राजनीति का नेतृत्व करने वाले लोग अधिक उम्र के होते हैं, यह फिनोमेना वर्ल्ड वाइड है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि भारत में यह एक्सट्रीम है। और एक्सट्रीम कैसे है, उसको कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हमें अच्छी तरह से समझा सकते हैं। मसलन हमारी जनसंख्या की औसत आयु लगभग 27-28 वर्ष है, जबकि 2019 की 7वीं लोकसभा के चयनित सांसदों की औसत आयु लगभग 56 पॉइंट कुछ यानी 57 वर्ष है। तो ये एक प्रकार का डबल गैप, यानी पूरा का पूरा लगभग 30 साल का जनरेशन गैप हो जाता है। बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। और खास बात, जैसे आपने शुरू में बताया कि 1952 की प्रथम लोकसभा के अंदर 26% सांसद 40 साल से कम उम्र के चुन करके आते थे। 2014 में घट करके वो 8% रह गए, 12% के लगभग वो 2019 की लोकसभा में चुनकर गए। और उनमें से भी 3/4 जो सांसद हैं वो ऐसे हैं जो किसी ना किसी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके कोई ना कोई नजदीकी रिश्तेदार जो हैं वो किसी ना किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। इसीलिए वो आ पाए। वो इसलिए नहीं आ पाए कि वो महज यूथ हैं। हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यंगेस्ट हैं और हमारे राजनीतिक नेतृत्व के हिसाब से हम ओल्डेस्ट हैं। यह एक बहुत ही जोरदार कॉन्ट्राडिक्शन है और यह भारत में खासकर एक्सट्रीम है। पहली चीज ये। दूसरी बात इसका यह है कि हम बात कर रहे हैं कि आखिर इस जो चीज है जो हम देख रहे हैं, इस विडंबना के पीछे क्या कारण है। मैं 1 बाय 1 कुछ पॉइंट आउट करना चाहूंगा। जैसा कि सभी लोगों ने बताया, परिवारवाद इसके पीछे पहला कारण है ही, जो कि हम देखते हैं कि 40 साल से कम उम्र के लोग वही आ पाते हैं जिनके परिवार से कोई राजनीतिक ताल्लुकात रहे हैं। इसमें पैसे की जो भूमिका है उसको मैं कुछ एडीआर की कुछ रिपोर्ट्स हैं उनको मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगा। जैसे मसलन वो कहते हैं कि 539 सांसदों में से 475 सांसद जो हैं वो करोड़पति हैं, एडीआर की रिपोर्ट कहती है। बीजेपी के 88% और कांग्रेस के 96% सांसद करोड़पति हैं। हमारे सांसदों की जो एवरेज आय है वो है 20.93 करोड़ यानी 21 करोड़ रुपए। आप देख सकते हैं कि एक सांसद जब 21 करोड़ रुपए ऑलरेडी उसके पास पैसा है तो स्थापित राजनेता है, एक स्थापित राजनेता को चुनौती देना आज के युवा के लिए लगभग असंभव हो जाता है। हम आज एक जो हमारा सांसद है वो 1400 टाइम्स रिचर देन ए एवरेज पीपल, ठीक है। तो वो इतना ज्यादा गैप है उनके बीच में। जब आप बार बार एक बात कहते हैं ना कि वो कि कोई भी राजनेता
जब आता है तो पैसे वाला नहीं होता, लेकिन बाद में जब वो बहुत पैसे वाला हो जाता है, तो यह एक बात जुड़ी हुई बात है कि जब वो पैसे वाला हो जाता है फिर उसको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। शुरू में वो भी एक चुनौती के रूप में अपनी बात को प्रस्तुत करता है, लेकिन जब वो स्थापित हो जाता है तो उस पैसे के बल पर, उस परिवार के बल पर उसको हटाना लगभग असंभव हो जाता है। तीसरी बात मैं इसमें कहूंगा कि पार्टीज में कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। कहने को वो बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक चुनाव करवाते हैं, मीटिंग्स करवाते हैं, और मतदान के माध्यम से वो बाकायदा अपने इवन अपने इलेक्शन ऑफिसर नियुक्त करते हैं, पूरी प्रक्रिया लिखते हैं, लेकिन ये सारे ऑन पेपर होते हैं। हम जानते हैं कि किसी प्रकार से भी किसी भी पार्टी यह क्लेम नहीं कर सकती, जैसे कम्युनिस्ट में थोड़ा बहुत पहले था, लेकिन अब वो आज तो इरेलेवेंट हो गए हैं देश की पॉलिटिक्स से। लेकिन जो भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का कोई डेमोक्रेसी नहीं है, और यह नहीं होने से चुनावी राजनीति के अंदर युवाओं को आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो संघर्ष तक सीमित हो जाते हैं, थोड़ा लेमेन लैंग्वेज में कहूँ, दरी पट्टी बिछाने तक वो सीमित हो जाते हैं। जब तक टिकट नहीं मिलता, चुनावी राजनीति में आप प्रवेश नहीं कर पाते, तो अपने भविष्य के प्रति आप बहुत चिंतित होते हैं। इसके बाद जो मैं तीसरा पॉइंट कहना चाहूंगा, वो जो शुरू में वक्ता ने कहा था कि युवाओं की उदासीनता। अब वो उदासीनता तो है, ये एक फैक्ट है, ठीक है, लेकिन वो उदासीनता क्यों है? उस उदासीनता के सबसे पहला मैं कारण देखता हूं कि युवाओं में एक प्रकार का फीलिंग ऑफ एक्सक्लूजन है, पूरे के पूरे, खासकर पॉलिटिक्स से नहीं, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, जो चुनावी राजनीति है, उसके प्रोसेस से वो एक एक्सक्लूजन फील करते हैं। वो ये मानते हैं, वो ये देखते हैं, महसूस करते हैं कि उनका इसमें कोई किसी प्रकार का योगदान नहीं है, ना वो इसमें प्रवेश कर सकते हैं। उन्हें एक सपने जैसा सा लगता है। खासकर युवा भी इसके लिए दोषी है। वो चुनावी राजनीति या फिर राजनीति में हिस्सेदारी को महज वोट कास्टिंग और सोशल मीडिया की बहस तक अपने आप को सीमित रख करके ही अपनी राजनीतिक भागीदारी की तीसरी वो कर लेता है। दो बात। तीसरी बात, उदासीनता क्यों है? जैसा कि अभी बताया कि इतनी ज्यादा अनिश्चितता है, कोई किसी प्रकार का सेफ एंड सिक्योर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है उसके अंदर, जोखिम बहुत बड़ा है, सक्सेस रेशियो बहुत कम है। मैं थोड़ा वो अपने मुँह मियां मिट्टू बनने वाली बात हो जाएगी, मैं यहाँ लेकिन फिर भी कहना चाहूंगा कि 2013 से 18 तक मैंने यूपीएससी का लगातार इंटरव्यू दिया, 13, 14, 15, 16 और 18 में सिविल सर्विसेज का। उससे पहले मेरा सिलेक्शन हो चुका था। तो यहाँ पर आप संघर्ष करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं आपका यूपीएससी में नहीं हुआ तो पीसीएस में मैं बन गया, तो एक सक्सेस रेशियो आप कहीं ना कहीं पा लेते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। यहाँ इस प्रकार का है कि आप अगर 10 साल भी संघर्ष करते हैं, जरूरी नहीं कि आप कुछ ना कुछ मिल जाए। अच्छा, एक लास्ट में जो कारण है उसके अंदर बड़ा मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। भारत का जो सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा है, वह भी हमें अनुमत करता है कि हम हमारे वरिष्ठों को ना केवल अयोग्य होने के बावजूद, मैं इसमें अपमान की बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फैक्ट की बात बोल रहा हूँ कि कोई वरिष्ठ है, हमें परिवार में शुरू से ही सिखाया जाता है कि जो कोई वरिष्ठ है उनके हम सवाल नहीं करेंगे। ये वहां तक तो ठीक है, जो पारिवारिक संस्कार हैं, लेकिन एक युवा जब चुनाव लड़ने के लिए जाता है तो तुलनात्मक रूप से अपेक्षाकृत उसको अधिक चुनौतीपूर्ण लगता है वो एक सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा जहां उसकी स्वीकार्यता कम होती है। उसको ये माना जाता है कि इसके अंदर अनुभव की कमी है, उसके अंदर परिपक्वता की कमी है, इसलिए वो उन मुद्दों को, उन बातों को रखने में, आगे जाकर के हमारी समस्याओं को सुनने में उतना सक्षम नहीं होगा जितना एक वरिष्ठ व्यक्ति होगा। तो ये एक सामाजिक सांस्कृतिक कारण भी है कि अब जैसे हमारी वेस्टर्न सोसाइटीज है, उनके अंदर हम इस प्रकार से नहीं मानते कि वो यूथ के लिए ज्यादा कंफर्टेबल हैं, लेकिन हमारा सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा, अब जो कि हम उसको तो बदल नहीं सकते, जो है वो तो फैक्ट है, लेकिन जो चीजें बदली जा सकती हैं उनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। ये तो कुछ खास कारण में गिनाने की कोशिश करी मैंने। अब एक लास्ट पॉइंट छोटा सा मैं इसमें रखना चाहूंगा कि आखिर इससे होता क्या है, इससे समस्या क्या है। ओके दैट मैं 30 सेकंड के अंदर खत्म कर रहा हूँ। देखिए, इसमें 4 ही चीजें, मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा कि यूथ पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा नहीं लेते हैं तो जो एनर्जी, जो उत्साह, जो इनोवेटिव आइडियाज हैं, जो इसके अंदर पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आ पाते हैं। और पॉलिटिक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी अल्टीमेटली पॉलिटिक्स है। आपके जीवन का कोई भी हिस्सा राजनीति से अछूता नहीं है, तो जब तक उसके अंदर युवा नहीं जाएंगे तो वो इनोवेटिव आइडिया, जो एनर्जी जो है, और जो चीजों को नए तरीके से करने का उनके अंदर जो जज्बा है, वो उसके अंदर इंप्रूव नहीं हो पाता है और हम स्टेटस को बना के रह जाते हैं। तो यही मैं कहना चाह रहा था। थैंक यू। भानु जी, आपने जो है आने से पहले प्रशांत किशोर हमारी भी पड़ताल करी है और आपने वीडियो देखे हैं। आपकी बात से लगा कि आपने वो बात कही कि पहले पैसा नहीं होता है, बाद में पैसा आता है, वो बहुत अच्छा लगा, आपने काम किया हुआ है। इसके अलावा जो आपने सबसे वैल्यू ऐड करी है डिस्कशन में, वो सबसे अच्छी जो बात आपने कही है, नई बात लगी मुझे, कि संगठन खुद बदलाव के लिए तैयार नहीं है। पॉलिटिकल संगठन जो है वो खुद नहीं तैयार है कि वो अपने ढांचे में युवाओं को रखें और नए लोगों को रखें, और ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी आपकी। इसके अलावा एक बहुत
शानदार बात आपने जोड़ी है इस डिस्कशन में कि जो पारिवारिक संस्कार हैं वो एक ऐसी संस्कृति हमें देते हैं कि एक अयोग्य बुजुर्ग हमें योग्य युवा की अपेक्षा जो है ज्यादा समझदार लगेगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना गांव में कि भैया वो तो बाबा हैं, मतलब तो जो करेंगे वो सही है। ये बहुत अच्छी बात आपने जोड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुधीर जी चले गए थे हमारी उस चर्चा से किसी टेक्निकल वजह से, अब वो आ गए हैं। और सुधीर जी अगर सुन पा रहे हो तो फिर आइए और अपना पॉइंट रखिए अपने परिचय के साथ। और आपकी घड़ी बहुत अच्छी है भानु प्रकाश जी। थैंक यू प्रथम सर सभी आइए। हेलो। हाँ जी सुधीर जी आइए। हेलो। हाँ हाँ सर, जी। मेरी तो पहली बात नमस्कार और धन्यवाद पॉलिटिक्स को हमको एक मंच देने के लिए। जी, और अपना कैमरा ऑन कर बनारस सकते हैं के आप। रहने वाले हैं सर, हमने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। जी जी सर, कैमरा ऑन किया हमने। मेरी अच्छा, आवाज जा रही है? आपकी आवाज तो आ हेलो। रही है पर आपका व्यक्तित्व तो नहीं दिखाई दे रहा है। सुदर्शन हेलो। व्यक्तित्व, पहली छवि वो नहीं दिखाई दे रही है। हेलो हेलो सर, कुछ इंटरनेट पे टेक्निकल इशू की वजह से आई थिंक कोई बात नहीं, इशू क्रिएट आप हो रहा अपनी है। बात तो खैर रखिए। सर मैंने जी सुधीर जी, लगता है वक्त हमारे साथ नहीं है कि हम आप एक ही पैनल पे बैठ पाए। तो हमें अगले वक्ता की तरफ बढ़ना होगा। ज्वाइन कर लीजिए खुद से जो भी अपनी बात रखना चाहता है। जी अविनाश जी। विष्णुकांत द्विवेदी जी, हाँ जुड़े हुए हैं हमसे। जी आप अनम्यूट करके अपनी बात रखिए। यस सर। सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यूथ इन पॉलिटिक्स को जो मुझे एक बोलने का मौका दिया है। सर मैं ये बोलना चाहूंगा जैसे कि अपने नेताओं की उम्र ज्यादा होती वही सक्सेस होते हैं। सर जैसा कि सभी लोगों ने बताया है कि जो पहले आ जाता है तो वो दूसरों को बढ़ने नहीं देता, अपने परिवार को ही बढ़ाता है। वही यूथ पॉलिटिक्स में जा सकते हैं जिनके फैमिली मेंबर जी आपकी पॉलिटिक्स में आवाज है। नहीं पहुंच रही है। जी सर, नहीं आ रही आवाज क्या? हेलो। हाँ जी आ रही है, आ रही है, बताइए। लिसनिंग। अरे हाँ जी। ये सर आपने बिल्कुल कुछ भी मेरा सुना है कि नहीं सुना? बिल्कुल भी। जी हाँ मैं नहीं सुन पाया था, एक बार आप चाहें तो दोबारा बोल दीजिए। अच्छा अच्छा सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ अपने यहाँ नेताओं की उम्र ज्यादा होने का कारण एक तो ये भी है कि युवा ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, और जो है भी तो नहीं कर सकते सर। वहां पे मतलब नहीं पहुंच सकते जहाँ पे वो बुजुर्ग लोग पहुंच रहे हैं, ज्यादा उम्र दराज के लोग पहुंच रहे हैं। सर क्या होता कि जी अगर यूथ वही अपने यहाँ देखा जाए, जैसे कि अपने भारत में तो MP MLA बनने के लिए यूथ अगर 30 साल से कम लोग का बनता है, अगर 30 साल से कम उम्र का बनता है तो उसके जरूर उसके मतलब फैमिली मेंबर पॉलिटिक्स में होंगे तभी बनता है। सर मैंने अभी तक हालांकि ऐसा नहीं देखा कि बिना पॉलिटिक्स में रहे 30 से 35 साल का कोई MP या MLA फर्स्ट टाइम ऐसे बने। बहुत कम होता है, 98% नहीं होता ऐसा। तो जी सर यही चीजें हैं सर। पैसा ज्यादा मैटर करता है आजकल। पार्टियां भी यूथ को टिकट नहीं देती हैं, जहां पे पैसा होता है पार्टी में जो पहले से लोग जुड़े हों उनके परिवार को देती हैं टिकट। पार्टी से अगर अपन टिकट नहीं पाते तो अपन को जीत पाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि अपन तो यूथ को सरपंच वगैरह बनने के लिए, पार्षद अध्यक्ष बनने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इस एज में अपने पास पैसे रहते नहीं, फैमिली इतना ज्यादा सपोर्ट कर नहीं पाते हैं और अपने पास पैसे रहते नहीं, तो इसके लिए भी बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। MP MLA बनने तक अपन अभी से सोच रहे सर, जैसे हम बनना चाहते हैं MP MLA, तो हमारी बनने तक हमारी एज 50 क्रॉस हो जाएगी अभी से अगर सोच रहे हैं तो सर, क्योंकि संभव ही नहीं सर अभी तो। ये होता है सर, इसको जी चेंजेस जी जी किया जाएगा सर। थोड़ा सा पार्टियां बिल्कुल। सपोर्ट करके चेंज कर सकती हैं। अपन लोग तो इतना ज्यादा विष्णु ये है कि अपन जैसे विचार वाले लोग अगर पहुंचते हैं वहां पे तो वो चेंज करेंगे आगे चल के। सर आपका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिला मेरे को बोलने का,
आपके यहाँ सीखने का, आपसे जुड़ा मैं। विष्णुकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और 11/322 मुझे नहीं पता क्या है ये, इसका संबंध एज से किससे है, नाम क्या आगे जो ये लिखा सर है, लेकिन फिर भी डेट से है सर, डेट ओके से ओके इसका ओके 11/3/22 जी। ओके ओके। तो फिर हाँ, हम जल्द ही जो है ये साथ मिलके जो आप कह रहे हैं कि जो तस्वीर है जिसमें युवा नहीं है, वो बदलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारी जो लड़ाई है जिसे कह सकते हैं, वो जी ऐसे जी लोगों से जो बहुत घाग हैं, 60-70 जी। की उम्र के ऐसे लोग जिनको सारे तरीके आते हैं, सारी खुराफातें आती हैं। तो थोड़ा समय जी जी लगेगा, जी। पर हाँ विष्णुकांत हाँ जी आप बिल्कुल। जैसे लोग शायद हैं तो जरूर बदलेंगे। चलते हैं अगले वक्ता की तरफ। सुशांत जी आ जाइए, अपने परिचय के साथ चर्चा को आगे हाँ, बढ़ाइए। मेरा नाम है सुशांत कुमार कर और मैं बंगाल के हूँ, बंगाल से हूँ। और राजनीति में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई कम उम्र की कोई यंग आदमी आए तो हम उसको वोट नहीं देते, क्योंकि हम सोचते हैं कि एक्सपीरियंस ही ज़्यादा मैटर करता है। तो इसलिए जो आदमी पहले से एमपी और एमएलए बन रहा है उनको ही हम वोट देते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर आदमी बुजुर्ग होता है और वायलेंस भी बहुत होता है। इसलिए जो युवा नेता है वो डरता भी है कि अगर रूलिंग पार्टी के ऑपोजिशन पार्टी से मैं चुनाव में खड़ा हुआ तो वायलेंस भी हो सकता है। इसलिए जो बुजुर्ग नेता होता है पहले से ही बन रहा है तो उन लोगों का तो बहुत ही सिक्योरिटी होता है। इसलिए भी ये भी कारण है। और फिर जो रूलिंग पार्टी है वो भी टिकट देता है ऐसे ही लोगों को जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, मतलब बहुत सालों से मिनिस्टर बन रहा है, एमपी बन रहा है, एमएलए बन रहा है। और सबसे ज्यादा मुझे जो लग रहा है ये है फैमिली डिनेस्टी, मतलब जो नेपोटिज्म है, परिवारवाद। जी मतलब जिसका फैमिली में एमपी है, एमएलए है, उनका ही टिकट मिलता है तो वो तो हर बार चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि उनका परिचय भी है और बहुत ज़्यादा परिवार के साथ मतलब कनेक्शन भी है पॉलिटिकल पार्टी का। तो हर बार चुनाव लड़ता है, रिटायरमेंट भी नहीं लेता है और ऐसे ही उम्र भी बढ़ जाता है। तो ये भी एक कारण है बुजुर्ग नेता ज़्यादा होने के लिए। जी 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 तो मुझे ऐसे भी जी लगता है कि यही जी कारण है। पर हम अगर युवा नेता आए राजनीति में ज़्यादा जी। करके, जो शिक्षित युवा है, तो इस हालत को सुधर जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत जी, और आपकी इतनी अच्छी बांग्ला मिक्स, बांग्ला टोन वाली हिंदी के लिए बहुत बहुत हाँ शुक्रिया। हाँ हाँ। आपने अपना पॉइंट रखा, और आपके मेरा पॉइंट में हिंदी अच्छी नहीं है मेरा। नहीं नहीं, आपकी हिंदी अच्छी है, मैं टोन की बात कर रहा हूँ। आपकी हिंदी इस टोन से अच्छा मिलके अच्छा और अच्छा। भी प्यारी हो रही है। और रस लेकिन जो भरी होगी। हाँ, जो आपने पॉइंट रखा वो बहुत अच्छा ये रखा। मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि आपने कहा कि कई बार लोग ही नकार देते हैं, कहते हैं ये तो कल का लड़का है, ये क्या ही करेगा राजनीति। तो ये आपने बात रखी बहुत सरल शब्दों में, लेकिन आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि कई बार लोग ही नहीं पसंद करते हैं। और ये बात कुछ कुछ जो भी पुराने वक्ता थे उनकी बात से मिल रही थी कि जो संस्कृति जो बनी है ना हमारे दिमाग में, वो ऐसी है कि जो बुजुर्ग आदमी है उसको ज्यादा समझदार होगा। एजाज अहमद जी हमारे साथ हैं, आइए अपना पॉइंट रखिए। हाँ सर, हेलो, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, बताइए। जी सर, मैंने तो इसके पहले भी अपना पॉइंट रखा है, लेकिन सारे हाँ एजाज जी, हाँ लोगों को एजाज जी, आप आपसे बात हो चुकी है। एक मिनट आप इंतजार करिए, बस बस मैं एक एक मिनट। जी जी बताइए, जी बताइए बताइए। राष्ट्रपति कानून नहीं जी, लग रहा है यहाँ पे। बताइए। मैं बस एक लाइन इसमें ऐड करना चाहूँगा। जो ये सुशांता जी ने कहा है कि कभी-कभी हम लोग ऐसे देखते हैं कि लोग ही नकार देते हैं। तो इसके पीछे मैं अपने से लेवल पे सोच रहा हूँ। इसमें है जातिवाद और दूसरा पॉइंट है पार्टीवाद। अगर अगर बहुत बड़ी पार्टी है, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल को दे रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी, तो लोग भले उसमें उम्मीदवार अपना कैंडिडेट हो जो एमएलए कैंडिडेट हो या एमपी कैंडिडेट, भले वो योग्य ना हो, लेकिन वो सिर्फ पार्टी के नाम पर, पार्टीवाद के नाम पर जो जी बहुत कुछ है, उसको वोट नहीं करते हैं। और दूसरी बात है जातिवाद। जाति धर्म देख के लोग वोट करते हैं। ये भी कारण है फ्रॉड
जी आप मतलब आगे नहीं। आप जैसे लोग आएंगे तो ये तस्वीर बदलेगी और ये इसीलिए किया जा रहा है। हम बढ़ते हैं कुणाल जी की तरफ, आपका पॉइंट भी लेंगे। हेलो हम समय की तरफ बढ़ रहे हैं, ढलते हुए समय की तरफ, तो बात हेलो करते हैं कुणाल जी से। आइए कुणाल जी, और अपना पॉइंट हेलो रखिए। सुधीर सिंह जी अभी रुकिए आप। कुणाल जी आप आइए, अपना पॉइंट रखिए। जी राजनीति में अभी मैंने सभी लोगों से सुना कि सभी लोगों ने कहा कि राजनीति में युवाओं की औसत आयु इसलिए कम है कि लोग नकार रहे हैं। यहाँ पे मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि लोग नहीं नकार रहे, युवा ही युवा को नकार रहे हैं। जिस देश की औसत आयु मतलब युवा हो 50% से अधिक, मतलब युवाओं की जनसंख्या हो, उस देश में आपको लोग कैसे नकार सकते हैं? आपको युवा नकार रहे हैं। और इसका मोटा मोटा जो बेसिक कारण ये है कि हर एक युवा कहीं ना कहीं अकेले प्रयास कर रहा है। वो अपने विधानसभा में प्रयास कर रहा हो, अपने लोकसभा में प्रयास कर रहा हो, या फिर अपने ग्राम पंचायत के इलेक्शन में प्रयास कर रहा हो। अकेले अकेले युवा प्रयास कर रहा हो। हमारा युवा का समूह नहीं है। बचपन से हमने पढ़ा है कि एक लकड़ी को आप तोड़ सकते हैं, लेकिन जब वो गट्ठर बन जाए तो उसे तोड़ना आसान नहीं होता, मुश्किल होती है। हाँ, सभी लोगों ने ये पॉइंट रखा कि पैसे का बात है, बहुत पैसा होता है, लोगों के पास करोड़ों रुपए होते हैं। ये सही बात है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जिस देश में 3 करोड़ लोग हैं, उसमें 1.5 करोड़ लोग युवाओं की है। क्या आप उनसे क्राउड फंडिंग करके 1-1 रुपए जमा करके 1.5 करोड़ लगा करके अपने आवाज को उनके पास तक नहीं पहुंचा सकते? तो इसके लिए हमें युवाओं की समूह बनानी पड़ेगी, जो युवा एक साथ खड़े हो। आप अकेले कहीं से भी प्रयास कीजिएगा, आपको फेलियर मिलेगी। लेकिन जब आप एक साथ सम्मिलित होकर के, ग्रुप में होकर के अपनी आवाज उठाइएगा तो जरूर आपकी बात सुनी जाएगी। हाँ, जहां तक हमारी समाज की संरचना है, तो उसमें जो वरिष्ठ होते हैं उनको माना जाता है कि ये हमारे लिए न्याय करेंगे। ये इनका जो अनुभव है, इनका जो ज्ञान है, वो मतलब युवाओं से अधिक है। ये समाज की संरचना है, उसको आप नकार नहीं सकते। लेकिन जब आप युवाओं का समूह बना करके किसी चीज को बार बार लोगों के बीच रखेंगे कि नहीं, जो संरचना उस समय थी, उस समय पढ़ाई लिखाई का लेवल बहुत कम था, स्कूली शिक्षा में हम लोग इतना आगे नहीं थे, काफी पीछे चल रहे थे, ये उस समय की संरचना है। लेकिन अभी की जो संरचना है, यहाँ पे हमारा साइंस बहुत आगे गया है, युवाओं को स्कूल जाने का मौका मिला है, स्कूल में युवा गए हैं, वहां पे पढ़ाई की है, और उनका जो बौद्धिक विकास हुआ है वो ज्यादा हुआ है। पिछली जो समय बीत चुके हैं, हम बात करें 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी की, तो उसके अकॉर्डिंग, तो ये चीज जब बार बार हम अपनी लोगों के बीच रखेंगे एक साथ जुट करके, तो वो भी समझेंगे, फिर लोग आपको नहीं नकारेंगे। और एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि लोग नेता को, किसी भी, चाहे वो लोकसभा लेवल का हो, विधानसभा लेवल का हो, उसको ये सोचते हैं कि हमारा शासक है, और शासक है तो कम उम्र का शासक को आप सोच सकते हैं कोई भी नहीं चाहेगा। सिंपल सा आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, आपके समाज में अगर किसी तरह का कोई मनमुटाव हो, कोई झगड़ा हो, अगर न्याय की बात होती है तो बड़े बुजुर्ग जो गांव में होते हैं उनको लेके आया जाता है। अभी भी समाज युवाओं पर भरोसा नहीं करता कि हाँ, युवा भी हमारे लिए न्याय कर सकता है। तो इस चीज को बदलने के लिए सभी युवाओं को एक साथ मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। और अभी के जमाने में क्राउड फंडिंग इजी सोर्स है, हर एक युवा को, हर एक युवा का सपोर्ट करना पड़ेगा। ये बात है कि आपकी बात अगर जनसंख्या के पास पहुंचानी है तो आपको पैसे चाहिए, आप अकेले जाके नहीं बता सकते। तो इसके लिए आपको रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे, उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे और जमा करना पड़ेगा। आप ये देख के पीछे हट जाएं कि करोड़ रुपए फलाने के पास है तो हम उनसे कैसे कंटेस्ट करेंगे, ये इसका उपाय नहीं है। इसके लिए आपको दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा कि हम कैसे। और उससे सबसे ज्यादा जो मेन पॉइंट अभी का ये है कि ये जो पूरी सिनेरियो बनी है, किसी ने कहा कि रिटायरमेंट की उम्र नहीं है। क्यों रिटायरमेंट की उम्र नहीं है? अगर किसी देश का 50% युवा अगर जागृत हो जाए, अगर एक साथ एकजुट हो जाए, तो संवैधानिक नियम बनाने की जरूरत ही नहीं है। जो भी देश के लिए सोचेगा वो आगे हो। तो हमारा यही है कि हम सब अलग अलग एक एक करके प्रयास करने की बजाय एक साथ प्रयास करें, एक जगह एक मंच पे आए, जरूर पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। धन्यवाद जी। कुणाल जी, आशा के संदेश के साथ जो आपने बात रखी है और जो शर्ट आपने सफेद पहन रखी है, मुझे लगता है ऐसा कुछ मैसेज है और ये बहुत अच्छा है आपने जिस तरीके से बात कही। और ये जो
नई बात आपने पता है क्या कही, मैं इस चर्चा को बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। उसमें से नई बात है जो कम्युनिटी सपोर्ट की बात आपने करी है कि अगर युवा आपस में मिल करके, जिनके पास थोड़े थोड़े संसाधन हैं, वो मिल करके आपस में जब चुनाव में सहायता करेंगे एक दूसरे की पॉलिटिकल करियर में, तो ये स्थिति बदल सकती है। मेरा एक सवाल और है, वैसे मैं जब भी इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि क्या जैसे किसान एक वोट बैंक बना है, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, उनको पता होगा कि सीपीआई माले ने कितनी मेहनत से किसानों को एक वर्ग के तौर पे तैयार किया है। तेलंगाना तेभागा आंदोलन हुआ था। वैसे ही क्या उनके लिए ऐसा कुछ हुआ है देश में जो युवाओं को ऐसा युवा वोट बैंक प्रेरित करे? क्योंकि जब आप चुनावी राजनीति में उन्हीं वर्गों का हित हो पा रहा है जिन वर्गों ने अपने आप को बहुत बेहतर से रिप्रेजेंट करा है। इस पर भी बात करेंगे आगे, ये चर्चा के विषय हैं। सुधीर जी हमारे साथ हैं, जो कि बार बार टेक्निकल वजहों से जाना पड़ता है। उम्मीद है कि अब की बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल होंगे। सुधीर जी अपनी बात रखिए। जी सर, मैं वीडियो ऑफ रख रहा हूँ क्योंकि उसकी वजह से कनेक्शन वीक हो जा रहा था। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल। सर मैं बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करता हूँ कि जो विषय है कि युवाओं की घटती भागीदारी, तो ये चर्चा सर हमें इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, और ये बात हम आज कर रहे हैं लगभग 2022 में। तो 75 ईयर का जो गैप है, क्या कभी इस चीज की आवश्यकता महसूस नहीं की गई कि इस विषय पे, क्योंकि भारत युवाओं का देश कोई आज नहीं बना सर। डेमोग्राफिक एडवांटेज हमारे पास हमेशा, मतलब काफी, आप आजादी बाद देखेंगे तो काफी लंबे टाइम स्केल पे हमारे पास डेमोग्राफिक एडवांटेज रहा है। तो हमें लगता है कि जो पहला पॉइंट है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल या डेमोक्रेटिक अवेयरनेस बहुत कम रही है अमंग ऑल द पीपल। पूरी देश में जो चर्चा, जिन विषयों को भी हम उठा रहे हैं, अलग अलग युवा अपनी बात रख रहे हैं, जिन विषयों के साथ हम यहाँ पे बैठे हैं, तो ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक अवेयरनेस से ही जुड़ा एक सब्जेक्ट है। तो हमें लगता है कि जो पहला विषय है वो आज भी आप देखिए कि संविधान का उपयोग बस कुछ संस्थाओं को रन कराने तक सीमित है। जमीनी स्तर पे किसी को कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल जानकारी है, हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है, मतलब एक मोटा सरल भाषा में कहें कि डेमोक्रेटिक का जो अवेयरनेस है वो बहुत कम रही है, और वो शायद अब जाग रही है। तो अब हम इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। और दूसरा पॉइंट सर जो मेरे ख्याल में है कि वो इस देश को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जरूरत बहुत हैवी है, मैसिव स्केल पे है। वो 3 स्केल पे, चाहे वो लोकतांत्रिक डिसेंट्रलाइजेशन की हम बात करें, या फिर प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की बात करें, या फिर वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात करें। ये जो तीनों केंद्रीकरण है सर, 3 पॉइंट में स्पेसिफिक फिर से रिपीट करता हूँ: लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक वित्तीकरण। ये तीनों जब तक हैवी स्केल पे आएंगे नहीं, तो ये जो युवाओं की, जैसे हम 73 या 74 अमेंडमेंट जो लोग पंचायती राज व्यवस्था 1992 में आई। आपको ये प्रशासनिक विकेंद्रीकरण से क्या मतलब है आपका? मैं समझा नहीं। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का मतलब है सर, जैसे अभी हम एक सरल भाषा में आपको बहुत सरल उदाहरण के साथ खत्म कर रहे हैं कि जैसे अभी यूपी में इलेक्शन हुए सर, तो उसमें करीब बीजेपी ने एक बहुत अच्छा नैरेटिव किया कि हमने 43 लाख मकान दिए गरीबों को। ये मकान 43 लाख मकान दिए गए, ये पूरी की पॉलिसी लगभग पीएमओ से गवर्न की गई है। यहाँ से स्टेट डेटा कलेक्ट किया गया, भेजा गया, ये सब पीएमओ से ऑपरेट किया गया है। अब आप ये हमें बताइए, हम अपने गांव में, अभी हमारे गांव का एक केस है कि एक आदमी के पास घर नहीं था, तो उसकी पुत्रवधू शादी के बाद तलाक का कार्यक्रम हुआ और वो वापस चलेगी क्योंकि उसके पास घर नहीं है। और ये आज इस साल की घटना है सर, आजादी के 75 वर्ष बाद। और बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया सरकार ने, 43 लाख घर बनवाए हैं। लेकिन आप हमको ये बताइए कि दिल्ली में बैठ के पीएमओ में कोई ऑफिसर क्या हिंदुस्तान के हर कोने में कहाँ पे क्या परेशानियां है जान सकता है कि किसके पास घर है और किसके पास नहीं है? और नीति आयोग ने ही अभी अपना डेटा दिया है, तो उसमें उन्होंने बताया है कि जितना लक्ष्य उन्होंने रखा था, अभी कुछ ही दिन, मेरे पे ख्याल 13-14 दिन पहले डेटा इन्होंने दिया है कि जो घर प्रोवाइड करने का जो गोल है, ऑब्जेक्ट है, ये उसका सिर्फ 40% अचीव कर पाए सर। सिर्फ 40%। ये 43 लाख डेटा बहुत बड़ा है, इन्होंने कैलकुलेशन अच्छी की है कि हमने इतना दिया है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस एफर्ट उन्होंने अपना जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था उसका सिर्फ 40%। हाँ जी, आप चर्चा को केंद्रित रखिए। हाँ।
गोल गेन किए सर। हाँ सर, तो उसी पे मैं, जो आपने प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की बात की, तो उस हाँ जी, हाँ जी। मामले पे मैं समझ मैं समझ रहा गया था आपका कि पॉइंट। लोकल जो मतलब सरकार हमारे दरवाजे पे होनी चाहिए। सीधी जी। सी बात तो ये दो ऑप्शन सर। अब जैसे हमें लगता है कि जैसे अभी बाकी पैनलिस्ट ने भी बोला कि युवाओं की जो भागीदारी संसदीय स्तर पे या विधानसभा स्तर पे, वहां पे हमें इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो सकता है। लेकिन सर जी। अगर विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सच में जिस ऑब्जेक्टिव के साथ 92 में लाया गया था वो पूरा होता, तो लोकतंत्र का हमें लगता है जो सबसे खूबसूरत रूप है, हम पंचायती स्तर पे या अपने टाउन एरिया स्तर पे वहां पे हम देख सकते थे। और इसके द्वारा न केवल इस समस्या का सलूशन होता, बल्कि सारी चीजें मतलब गवर्नेंस में आप जो भी पैरामीटर जो हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करते हैं, उन सब को हम सम अप कर सकते थे सर, हमें लगता है। तो हमें दो पॉइंट पे वही कि देश को सबसे पहली बात है डेमोक्रेटिक अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और दूसरा एक मैसिव डिसेंट्रलाइजेशन, चाहे वो प्रशासनिक स्तर का हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक स्तर का हो, या फाइनेंशियल, तीनों स्तर पे सर। तो सुधीर। इसी के जी सर, हाँ इसी के जी। साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जी सुधीर जी, मुझे लगता है आप चुनाव लड़ने के मूड से ज्यादा बैकडोर से इस पूरे विमर्श को मजबूत करना चाहते हैं, प्रशासनिक बदलावों के जरिए मजबूत करना चाहते हैं। ये जो आपने बात रखी है इसका एक अलग 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 एंगल था इसका। इसके साथ ही साथ हमारे साथ एक श्रोता नितिन जी जुड़े हुए हैं। हाँ नितिन जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी नमस्कार सर, मैं जयपुर से हूँ। किसी के बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। जी सर, मैं जयपुर से हूँ और मैं ये कहना चाहूंगा कि वो सब बातें डाटा हैं, वो प्रशांत किशोर ने पहले भी बताए थे। जो 6.1% वाला है, पहले निर्दलीय लड़ते थे, वो सभी आवश्यक हैं। पर जरूरी यह है कि जो कारण है और जो जिनको हल करने के लिए जो उपाय हैं, उनके बीच में जो ट्रांजिशन फेज होती है, जो पीरियड होता है, उसमें आती है पार्टी की आइडियोलॉजी। आप देखिए कि जब देश आजाद हुआ था, उस समय जो यूनिवर्सिटीज खोली गई थी, उनमें सभी में लगभग में छात्र संघ चुनाव हुआ करते थे, और हर चीज में हम एडवांस हुए हैं। पर इसमें हमारा डिमोरलाइजेशन हुआ है। अब धीरे धीरे छात्र संघ चुनाव बंद हो गए हैं यूनिवर्सिटीज के। कारण बताया जा रहा है लड़ाई होती है, पढ़ाई नहीं होती है। पर इस चीज में हम बंद होते जा रहे हैं धीरे धीरे। और जब बंद होता है तो पॉलिटिकल भावना सभी में होती है, पर वो सोचते हैं एक छोटी उम्र में, अगर कोई घर पे वातावरण हो, जैसे मेरे घर पे बीजेपी की आइडियोलॉजी ज्यादा चलती है कोट अनकोट, तो वो बच्चा धीरे धीरे उस आइडियोलॉजी में घुस जाता है जब 14-15 साल का होता है वो, और फिर वो इस फेज में आता है। तो अब शाखा वाखा वो जाते हैं ऐसे, आप? क्या सर? शाखा जाते हैं कभी कभी? नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो इस टाइम में, जिस टाइम में उसे सोचना चाहिए, कुछ बदलाव के लिए सोचना चाहिए, उस टाइम में वो बिल्कुल परिपक्व हो चुका होता है, अंधा होकर किसी चीज को फॉलो करने के लिए। आइडियोलॉजी बंध जाती है किसी से, और जब आइडियोलॉजी बंध जाती है तो विकल्प बहुत कम हो जाते हैं। अगर मैं बीजेपी की आइडियोलॉजी फॉलो करूं और मुझे विकल्प मिले कि मैं उसका कार्यकर्ता बनूं, तो मैं वो ही बनूंगा, क्योंकि मेरा शरीर, मेरी विचारधारा उसे दूसरी जगह पर जाने की इजाजत नहीं देती है। ये चीज हुई है एक तो। और दूसरी चीज ये है कि फंडिंग वगैरह है, वो सब पैसे वगैरह हैं, परिवारवाद वगैरह है, वो सब चीजें भी आवश्यक हैं। पर अगर आप इस चीज को इतना ऊपर कर दें कि आइडियोलॉजी फॉलो करने की बजाय, देखो सर, जैसे किसी पुराने शहर के बरगद के पेड़ के नीचे जब दलित वर्ग का दूल्हा घोड़ी चढ़ता है ना, तो नीचे खड़ा लड़का, जो वह भले ही उच्च वर्ग का हो, वो खुश जरूर होता है, भले ही वो किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो करे। बट उसे वोट देते टाइम में, उसे जब पॉलिटिक्स की बात आए, उस टाइम में भी ये फीलिंग होनी चाहिए, उसके अंदर ये विचारधारा आनी चाहिए कि ये जो परिवर्तन है आवश्यक क्या है, वो किया जाना चाहिए। जो जरूरी है वो पहले किया जाना चाहिए, उसके बाद में आती है सभी चीजें। इसलिए ये जो गैप का फेज है, उसे बंद करना होगा। ये यूथ इन पॉलिटिक्स काफी इसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और प्रशांत किशोर, हम बहुत ध्यान से सुनते हैं उनको, बहुत लंबे समय से ध्यान से सुन रहे हैं उनको, बहुत पुराने समय से। उनके डाटाज हैं वो काफी, वो डाटाज हैं वो काफी परफेक्ट होते हैं, और वो अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेटरल एंट्री का भी था उनका कुछ, बस वो नहीं पाया वो। बट ये सभी चीजें हैं, बस वो गैप भरा जाना चाहिए कि देश सबसे ऊपर लगे,
तो अपने आप ऊपर आते हैं। ये जो छात्र संघ चुनाव है वो भी होने चाहिए। अब आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में देखिए 13 महीनों से वो बैठे हैं बच्चे छात्र संघ चुनावों के लिए, और यूनिवर्सिटी उसकी इजाजत नहीं दे रही है। अब बीएचयू में बहुत पहले बंद हो गए थे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कन्हैया कुमार के बाद में बहुत कम हो चुका है इसका असर। तो हर चीज में हम डेवलप हुए हैं। कम है। हाँ सर, 1 मिनट में, हमारे पास ये हर चीज में हम विकसित हुए हैं, पर इसे बंद किया जा रहा है ऊपर बैठी ताकतों के द्वारा। तो इसे कम करना होगा, और उसके लिए बहुत बड़ा मूवमेंट चाहिए, हमें बहुत हार्ड वर्क चाहिए, बहुत काम करना होगा। धन्यवाद जी। आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि ये हो जाएगा। मुझे नहीं पता इलाहाबाद विश्वविद्यालय में होगा या नहीं, लेकिन जिस प्रयत्न से आप बोल रहे हैं और जो कांति आपके चेहरे पे है, उससे लग रहा है कि ये जल्दी सफल होगा ये। ठीक है। तो बहुत सारे जो लोग हमसे जुड़े हुए थे श्रोता की तरह, वो बोलना चाहते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये एक प्रक्रिया है, और ये जो पार्टिसिपेशन है, पैनल डिस्कशन है, उसका सेट ही ऐसा है कि आने वाले मंगलवार को आपको दिया जाएगा विषय, फिर आपको अपने विषय पर कुछ लिख के भेजना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हो जाते हैं और सब आप खुद समझिए लॉजिस्टिकल इश्यूज भी हैं कि सारे लोग एक साथ नहीं बोल सकते, या हम 20-25 से ज्यादा वक्ता नहीं ले सकते। और हमारे पास आप अपने तरीके से सोचिए कि चुनने का आधार क्या होगा। तो हमने एक बेसिक आधार रखा है, बुनियादी आधार है कि हम जो बात कह रहे हैं उसमें जो लोग रुचि रखते होंगे वही समय देख करके अपनी बात लिखेंगे, यानी जो रुचि रखते होंगे। और जब हम देखेंगे कि किसने ऐसी बात लिखी है, उससे हम 10 से 15 वक्ता जो है वो लेते हैं। नहीं तो हम आप सबको जरूर इसमें शामिल करते, पर पैनल डिस्कशन का अपना प्रारूप है, इस प्रारूप का पालन करना होगा। और अब मुझे नहीं पता जो लोग सिविल की तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, वो उनका एक सवाल शायद तैयार होने की तरफ बढ़ गया होगा, अगर मैं सही हूं तो। अगर वो नोट्स बनाएंगे इस तरह की चर्चा, क्योंकि जब मैं इस चर्चा को शुरू कर रहा था, मैं दिल से बता रहा हूँ, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतने समृद्ध ओपिनियन और इतनी शानदार भाषा में हम पा पाएंगे एक मंच पर। मतलब अगर मैं ये सवाल रखूं कि युवाओं की संख्या राजनीति में कम क्यों है, तो मेरे पास लगभग सारे जवाब हैं, जिसमें से परिवारवाद वाली जैसी चर्चित बात भी है, सांस्कृतिक आयाम वाली नई बात आई है, कम्युनिटी सपोर्ट की बात आई है। इसके अलावा जो तमाम बिंदु पर बात हुई है मैंने लिख करके रखा हुआ है, और ये डिस्कशन भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये एक बहुत समृद्ध चर्चा रही है आपके साथ। कोशिश करेंगे कि आप लोग लगातार आगे भी हमसे जुड़े रहें। मेरा नाम आशुतोष तिवारी है, मैं 2016 से जुड़ा हुआ हूँ इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी से। कल जो है वो हमारा सेशन है, इसमें जो भी श्रोता जो हैं, जो यहाँ पे थैंक्स लिख रहे हैं, आपसे कैसे मिले लिख रहे हैं, जी लिख रहे हैं, अभिषेक कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, वो सारे लोग कल जो है, या आप जो वक्ता हैं सभी 10 लोग, कम से कम 10-10 लोगों को लेकर के आए। अभी वहां 600-700 लोग पहुंच रहे हैं, और बार बार वो करना हमारे लिए भी मुश्किल होगा। हम बहुत बुनियादी तरीके से ये समझा रहे हैं कि आप अपना चुनाव कैसे लड़ सकते हैं, पॉलिटिकल कैंपेन में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करते हैं। कल जो हमारा सेशन है 6 बजे होगा, उसका विषय है कि पॉलिटिकल इंटेलिजेंस यूनिट कैसे काम करता है। छोड़ो अंग्रेजी, पीआईयू मतलब कि जमीन पे जो इनपुट्स हैं वो कैसे जुटाए जाते हैं, मोटा मोटी इसके बारे में बहुत सरल भाषा में बात करेंगे। उस सेशन का लिंक जो है वो चैट बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप रजिस्टर कर लीजिए क्लिक करके। आप सबसे मैं जरूर बात करता, रजत गौतम जी थैंक यू लिख रहे हैं, ओम जी लिख रहे हैं आपका संपर्क क्या है, बिल्कुल टेलीग्राम पे जुड़िए, वहां पे मिल सकते हैं। तो आप अपना फीडबैक भी बताइए, कैसी रही है चर्चा ये भी बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले पैनल डिस्कशन में।